Hello, dear students. Again, Vinay is here to welcome you in the TGT PGT for Physical Education Solved Paper Series. Okay, then this series have been conducted for 50 questions, and we have already covered two parts. In first part, we have covered 50 questions, and followed by second part also covered the 50 question. Now, in this third part, we will cover the question from 101 to 150, right? The online class timing is 8 AM, तो 8 बजे सुबह में ऑनलाइन क्लास जो है वो आपकी होगी। अच्छा, इसी के पैरेलल यूजीसी नेट की भी हमारी क्लास चल रही है, तो अगर आप चाहते हैं तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं क्लास को। ठीक है, वो क्लास जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है पूरी, और स्टडी मटेरियल भी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास जो है वो शुरू करते हैं। The very first question for today is reflex action are controlled by master gland, brain, PNS and spinal cord. ठीक है, चलिए। So what will understand master gland क्या होती है? master gland का रिफ्लेक्स एक्शन से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होता है। ये चाहे ये मास्टर ग्लैंड को हम पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, मास्टर हिंदी में इसको पीयूष ग्रंथि बोला जाता है। ठीक, अभी हम चलते हैं ब्रेन की तरफ। अच्छा, रिफ्लेक्स एक्शंस होती क्या है? एक्शंस बेसिकली तीन टाइप की होती हैं। ठीक है, अगर ब्रॉड कैटेगरी में, ग्रॉस कैटेगरी में हम देखें तो बेसिकली जो एक्शंस होती हैं वो दो ही टाइप की होती हैं, या तो वॉलेंट्री एक्शंस होती हैं या फिर इनवॉलेंट्री एक्शंस होती हैं। वॉलेंट्री एक्शंस आर दोज, उनको परफॉर्म करने के लिए जब हम वॉलेंट्री एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, मींस कि हमारा फुल कंट्रोल होता है उन पे, कि जैसे हमें अपने हाथ को ऊपर उठाना है या नीचे गिराना है तो हमारा कंट्रोल है उसके ऊपर। ठीक है, हम अपनी विल के अनुसार उसमें मैनिपुलेशन कर सकते हैं। इनवॉलेंट्री इनवॉलेंट्री एक्शंस वो होती हैं जो इनवॉलेंट्री मसल्स के थ्रू होती हैं और जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, जैसे दिल का धड़कना हम रोक नहीं सकते। ठीक है, पलकों का झपकना भी हम नहीं रोक सकते, तो ये क्या होंगी? इनवॉलेंट्री एक्शंस होंगी। इसी के बीच में एक स्पेसिफिक टाइप की एक्शन है जिसको हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन बेसिकली होती क्या है कि जब हम प्री एग्जिस्टेड नॉलेज दैट इज लर्नड बाय द स्पाइनल कॉर्ड, कुछ ऐसी एक्शंस होती हैं जो बार बार करने से या फिर एक्सपीरियंस के थ्रू हमारी स्पाइनल कॉर्ड में वो मैसेजेस जो होते हैं वो सेव हो जाते हैं, और ये एक्शंस जो होती हैं वन ऑफ द फास्टेस्ट एक्शन समझ लीजिए आप, कि इसमें रिस्पॉन्स मिलता है किसके थ्रू? आपके जो रिसेप्टिव ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जो आपके संवेदी अंग हैं, उनके थ्रू आपको मैसेज मिलता है, और मैसेज मिलने के तुरंत बाद आपको एक्शन करनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी आग को टच किया, ठीक है, आप जो है किसी गर्म लोहे की रॉड को आपने टच किया, आप तुरंत से हाथ हटा लेते हैं। तो इस केस में होता क्या है कि जब आप किसी भी गर्म चीज को टच करते हैं तो वहां से जो हमारे मसल्स में रिसेप्टर्स मौजूद हैं वो क्या करते हैं, वो वहां से मैसेज को रिसीव करते हैं, और रिसीव करने के बाद वो मैसेज क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है। ये इंफॉर्मेशन पहले से स्पाइनल कॉर्ड में ही प्रिजर्व हुई होती है, तो स्पाइनल कॉर्ड जो है ये मैसेज जो है वो ब्रेन तक नहीं ले जाती, बल्कि वहीं से उसको कंट्रोल करती है। ठीक है, तो ये इसमें ये बहुत अच्छे से जानने की बात यह है कि इसमें ब्रेन का यूज नहीं होता है। तो कभी कभी मतलब एक्चुअली होता क्या है कि ब्रेन जो है वो सीएनएस का पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। ठीक है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीजें आती हैं, एक तो आपका ब्रेन आता है और दूसरी क्या आती है? आपकी स्पाइनल कॉर्ड आती है। ठीक है, पीएनएस में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ के जितनी भी पोर्शन एरियाज हैं वो सारी की सारी चीजें किसका पार्ट है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो इसमें ब्रेन आंसर सही नहीं होगा, क्योंकि ब्रेन ऑफ कोर्स ब्रेन में दोनों चीजें आएंगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, लेकिन एक्चुअली जो रिफ्लेक्स एक्शन एक पर्टिकुलर टाइप की एक्शंस हैं जिनमें जो भी एक्शंस ली जाती हैं वो एक्शंस कंट्रोल की जाती हैं प्री एग्जिस्टेड नॉलेज इन स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, it is
a good idea, especially for the adult women athlete, to have blood hemoglobin regularly check up to the doctor for a possible deficiency of what mineral. अच्छा आप इस बात को ध्यान रखिए कि हीमोग्लोबिन से रिलेटेड जब भी कोई चीज आएगी, क्योंकि हीमोग्लोबिन में सबसे ज्यादा स्टैग्नेशन होती है वो आयरन की होती है, ठीक है। और अक्सर गर्ल्स में बेसिकली आयरन की डेफिशिएंसी होती है बिकॉज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, दे लॉस ऑफ ब्लड. So because of that, iron deficiency may takes place into the women's. So it's of your responsibility that you should consult with your doctor regularly if you are participating or doing the heavy exercises. ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आयरन आपका आंसर सही हो जाएगा. 103 क्वेश्चन नंबर देखते हैं. देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द डेंसिटी ऑफ स्पाइनल बोन एंड. डायरेक्ट रिलेशनशिप किसमें, तो ये रेगुलर मेंस्ट्रुएशन में होता है, ठीक है. कैसे, देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द डेंसिटी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड रेगुलर मेंस्ट्रुएशन, ठीक है. एक्सरसाइज एक्सट्रैक्शन इसमें नहीं होगा, वेट लॉस इसमें नहीं होगा, आयरन की डेफिशिएंसी भी इसमें नहीं आएगी, ठीक है. क्योंकि जो डेंसिटी होती है, ठीक है, अगर आप बहुत ज्यादा ब्लड लॉस अगर आपका हो रहा है तो उसकी वजह से भी आपकी बोन डेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी, राइट. तो आप इसको देख लीजिएगा. वेरी नाइस. अगला क्वेश्चन देखते हैं. अ लाइट मील इज बेस्ट ईटन बिफोर पार्टिसिपेटिंग इन एन स्पोर्टिंग इवेंट. तो 2 से 4 घंटे पहले का ये टाइमिंग रहता है. ये तो मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है, फैक्ट टाइप का क्वेश्चन, ठीक है. Which of the following substances is considered to be a proven ergogenic aids increases athletic performance. अच्छा, ergogenic aids जो इसमें दिया है, इसमें एक जो पर्टिकुलर वर्ड दिया है वो दिया है क्या, बाकी क्वेश्चन में तो कुछ है नहीं. क्या है एर्गोजेनिक एड्स. एर्गोजेनिक एड्स क्या होती हैं, वो एड्स जिनको हम एक्सटर्नली लें, ठीक है, और उसकी वजह से क्या हो, उसकी वजह से आपकी जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस बढ़ जाए, ठीक है. तो वो क्या कहलाएंगी, और एर्गोजेनिक एड्स कहलाती हैं. तो इसमें चाहे आप साल्ट टैबलेट लीजिए या कोंजामाइन लीजिए, बी पॉलेंस अगर ले लीजिए, तो इनसे किसी भी, कोई भी इनमें से जितने भी आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से कोई सा भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिससे कि हमारी जो स्पोर्ट की परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज करे, ठीक है. गुड, बढ़िया, बहुत अच्छे. अगला वन, एन एर्गोजेनिक एड इज यूज्ड टू और कंट्रोल द लैक्टेट बिल्टअप इन द मसल्स. अब देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है. इसमें क्या होता है, कैफीन है, बाइकार्बोनेट है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड है और ग्रोथ हार्मोन्स है. अब इसमें ये क्या रहा है कि एर्गोजेनिक एड दैट यूज्ड टू कंट्रोल द लैक्टेट बिल्टअप, मतलब लैक्टेट बिल्टअप जो है वो ज्यादा नहीं हो, ठीक है. तो इसमें क्या होगा, बाइकार्बोनेट. बाइकार्बोनेट क्यों होगा, कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी, ठीक है, वो हाइड्रोजन के साथ मिलके बाइकार्बोनेट बना लेगी. तो जो कार्बन की जो बहुतायत होती है, मतलब एक्चुअली होता क्या है, एनारोबिक एक्टिविटी में ही आपका लैक्टेट फॉर्म होता है, ठीक है. तो जब किसी भी जगह पे अगर हम कार्बन की डेफिशिएंसी कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि वहां पे ऑक्सीजन की बहुतायत हो जाएगी इन कंपैरिजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो ऐसा कब होगा, सिर्फ जब बाइकार्बोनेट की उपस्थिति वहां पे ज्यादा होगी, ठीक है. तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, बाइकार्बोनेट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट, अब देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 107. विच ऑफ द आंसर बिलो डिस्क्राइब द बेनिफिट ऑफ अ स्पोर्ट ड्रिंक. प्रोवाइड वाटर टू rehydrate, okay, provide electrolyte to enhance reactions, ठीक है, provide electrolytes to enhance the water absorption in the intestine and to maintain the blood volume, supply carbohydrate to provide the energy, all of the above. अब इसमें से देखिए आप बहुत अच्छे से, पहले आप क्वेश्चन को समझ लीजिए. विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर डिस्क्राइब द बेनिफिट ऑफ स्पोर्ट ड्रिंक. स्पोर्ट ड्रिंक के क्या बेनिफिट्स हैं,
मतलब आप जो पानी पीते हैं या कोई भी लिक्विड लेते हैं उसका फायदा क्या है? प्रोवाइड वाटर टू हाइड्रेट, बिल्कुल बात सही है। प्रोवाइड इलेक्ट्रोलाइट्स टू एनहेंस द वाटर एब्जॉर्प्शन इन द इंटेस्टाइन एंड मेंटेन द ब्लड वॉल्यूम। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट्स से आप क्या समझते हैं? जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, क्लोरीन हो, क्लोराइड्स हो गए, ये पोटेशियम हो गया, इन सब का जो कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, कितना अमाउंट में कॉम्बिनेशन में ये रहेंगे, उनको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट्स। और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी से ही हमें डिहाइड्रेशन की शिकायत भी होती है, और डिहाइड्रेशन में क्या होता है? ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, ठीक है। सप्लाई कार्बोहाइड्रेट टू प्रोवाइड द एनर्जी, ये भी बात सही है, क्योंकि जो वो क्या नाम है, हम क्या करते हैं एनर्जी ड्रिंक में, जल्दी से ऐसा लेते हैं कि उसमें सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें क्या मिल जाता है? एनर्जी मिल जाती है, जिससे कि तुरंत उसको एटीपी में कन्वर्ट करने में आसानी होती है। तो इसमें क्या हो जाएंगे? इसमें सारे ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एर्गोजेनिक एड हैज बीन सपोर्टेड बाय साइंटिफिक एविडेंस। मतलब इनमें से कौन सी एर्गोजेनिक एड है जो साइंटिफिकली प्रूव्ड एविडेंस उसके मिले हैं? वाटर, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, हाई प्रोटीन डाइट, और ए एंड बी दोनों। तो इसमें क्या हो जाएगा? पानी होगा और हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट। क्यों एर्गोजेनिक एड्स क्यों हो जाएगी? क्योंकि अगर देखिए, अगर हम प्रोटीन की डाइट लेंगे, हाई प्रोटीन डाइट लेंगे, तो हमें फायदा क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब हम कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं, इन दैट केस वेरी फर्स्ट द एनर्जी कम्स फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। if the deficiency of carbohydrate is there, then the energy will come from protein, sorry, fat. In the last case, if the fat is also not available, in that case the body will cover up the energy from protein. तो प्रोटीन डाइट जो होगी वो ज्यादा हेल्पफुल नहीं होगी। इसी में जब हमने पिछले में एक क्वेश्चन किया था लास्ट क्लास में, तभी भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट लोडिंग हम क्यों करते हैं, ठीक है, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें एनर्जी मिलती रहे और हमारा जो वर्कआउट है या जो हमारी स्किल है वो आराम से परफॉर्म होती रहे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वाटर और हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सन दैट कंट्रोल्स अ फुटबॉल मैच। अच्छा, फुटबॉल मैच को कंट्रोल कौन करता है? स्पेक्टेटर? नहीं, स्पेक्टेटर तो देखने वाले होते हैं। एन अंपायर, गोल गोलकीपर कंट्रोल करता है? नहीं नहीं नहीं, वो भी नहीं करता, ठीक है। और रेफरी और अंपायर, इसमें थोड़ा सा आपको आपके बीच टाई है। तो एक्चुअली होता क्या है कि इसका जो मैच को जो बेसिकली कंट्रोल करता है उसको अंपायर नहीं बोलते हैं, उसको रेफरी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये तो फैक्ट टाइप का क्वेश्चन था। अगला देखते हैं। द एबिलिटी टू अफेक्ट इंटीग्रेट द मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट इज द एबिलिटी टू इफेक्टिवली इंटीग्रेट। मतलब इफेक्टिवली इंटीग्रेट मतलब आप ये समझ लीजिए कि कोई मूवमेंट हो रहा है, उस मूवमेंट को झट से अगर आप चेंज कर देते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलते हैं एबिलिटी टू इफेक्टिवली इंटीग्रेट द मूवमेंट्स ऑफ बॉडी पार्ट्स, ठीक है। जैसे क्या होता है कि आपको कोई रिस्पॉन्स मिलता है, उस रिस्पॉन्स के बिहाफ पे आप क्या करते हैं? आप अपने आप की जो एक्टिविटीज हो रही होती है उनको चेंज करते हैं, ठीक है, या फिर गिवन कमांड के अनुसार अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। तो ये क्या कहलाता है? ये कोऑर्डिनेशन कहलाता है। मतलब एक पर्टिकुलर एक्टिविटी चल रही है या उसी के पैरेलल एक्टिविटी चलाएं, ठीक है। तो ये किसके होंगे? कोऑर्डिनेशन के पार्ट हो जाएंगे। एजिलिटी क्या हो जाएगी? एजिलिटी आपकी, जैसे फॉर एग्जांपल आप क्विक मूवमेंट कर रहे हैं और जैसे एक ही प्लेन में आप बार बार उसको चेंज कर रहे हैं, ठीक है, बिना स्पीड ब्रेक किए। इस पे और बैलेंस का तो आपको पता ही है कि जो फोर्स ऑफ एक्शन है वो क्या हो? वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हो तो हम क्या बोलते हैं? उसको बैलेंस बोलते हैं। स्पीड मतलब कोई भी काम मिनिमम टाइम में हम कर रहे हैं, ठीक है, यूनिट टाइम में, और जितना भी वर्क कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? आपकी स्पीड, ठीक है। चलिए बेहतरीन। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन नॉट मेजर द कोऑर्डिनेशन। इनमें से कौन सा टेस्ट है वो कोऑर्डिनेशन को मेजर नहीं कर सकता? वॉल कैचिंग, ये तो सही बात है, वॉल आ रही है और कैच, इसमें दो ऑब्जेक्ट हो गए तो इसमें कोऑर्डिनेशन के थ्रू ही हम उसको कैच कर पाएंगे। जंप रोप, बिल्कुल सही है। अगर हम रोप को मूव कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं और अब जंप नहीं करेंगे तो आपकी जंपिंग नहीं होगी, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। जंपिंग जैक भी, क्योंकि हाथ और पैर का कोऑर्डिनेशन होता है इसमें। तो वर्टिकल जंप जो है उसमें क्या होता है? पूरी बॉडी को ही
सिर्फ स्ट्रेट और एक तरह से बाउंडेड बॉडी है उसको उछालना होता है, तो इसमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत नहीं होगी। सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए वर्टिकल जंप नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर्ड यूजिंग फिल्म एनालिसिस एंड ईएमजी। फिल्म एनालिसिस और ईएमजी जो है उसमें किसको मेजर नहीं किया जाता है, किसको एनालिसिस नहीं किया जाता है इनमें से, तो इसका आंसर क्या है, स्पीड। एजिलिटी, कोऑर्डिनेशन, बैलेंस सब इसके एनालिसिस में आते हैं, लेकिन स्पीड इसकी एनालिसिस में नहीं आती है। एबिलिटी टू मेक सक्सीसिव मूवमेंट्स इन डिफरेंट डायरेक्शन इफेक्टिवली, अभी मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट डायरेक्शन में इफेक्टिवली मूवमेंट होगा तो क्या होगा, एजिलिटी उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बेहतरीन। नेक्स्ट देखते हैं, विच व्हाट प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग इंश्योर्स ट्रेनिंग इज रेलिवेंट। अच्छा ये बात है, ये बहुत अच्छी बात है। टाइमिंग क्या है कि मतलब कितने देर तक हम एक्टिविटी कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या हो जाती है टाइमिंग। फॉर एग्जांपल हम 8 सेकेंड, 10 सेकेंड, 50 सेकेंड, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि हम एक पर्टिकुलर गिवन टाइम में रिपीटेशन कितना कर रहे हैं उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। स्पेसिफिसिटी मतलब जैसे किसी भी चीज के लिए एक स्पेसिफिक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें बास्केटबॉल के बारे में जानना है कि बास्केटबॉल कितना आ रही है किसी प्लेयर को, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए स्पेसिफिक स्किल्स जो है वो चेक कर सकते हैं, जैसे बॉल ड्रिबलिंग, बॉल पास, ठीक है, और बास्केट शूट। तो ये क्या हो जाएंगे इसके स्पेसिफिक। इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी मतलब कितनी तेजी से करना है किसी चीज को, ठीक है, वो इंटेंसिटी हो जाती है। मतलब जैसे स्किल्स हैं और एक एक स्किल को आप परफॉर्म कर रहे हैं 1 मिनट में, और एक मतलब उसी स्किल को बहुत जल्दी से, मतलब 10-5 स्किल हैं आपके, उन सबको 1 मिनट में परफॉर्म कर दे रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगी, इंटेंस। ठीक है, तो व्हाट प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग इंश्योर ट्रेनिंग इज रेलिवेंट। तो रेलिवेंट ट्रेनिंग कब होगी, जब आपका स्पेसिफिक जो गोल है आपका उसकी पूर्ति हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब स्पेसिफिकली मोल्डेड होगी एक्सरसाइज आपकी ट्रेनिंग की। ठीक है, चलिए बेहतरीन। अगला देखते हैं, स्विमिंग इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ एक्टिविटी। स्विमिंग जो है किस टाइप की एक्टिविटी है, इंडिविजुअल, डायरेक्टली कम्पिटिटिव, इंडिविजुअल इनडायरेक्टली कम्पिटिटिव, डायरेक्टली कम्पिटिटिव और टीम। चलिए इंडिविजुअली डायरेक्टली कम्पिटिटिव मतलब जैसे आपकी 100 मीटर रेस होगी, ठीक है। इंडिविजुअली इनडायरेक्टली कम्पिटिटिव, इंडिविजुअली कम्पिटिटिव और इनडायरेक्ट, जैसे 400 मीटर की रिले आपकी हो गई। डायरेक्टली कम्पिटिटिव मतलब जैसे आपने आपका क्या बोला, जैसे आप टेनिस खेल रहे हैं, ठीक है, और टीम कंपटीशन जैसे आप फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल डायरेक्टली कम्पिटेड। ठीक है, स्विमिंग में इंडिविजुअली डायरेक्टली कम्पिटिटिव। ठीक है, गुड। हाँ, पावर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, पावर जो है वो किस किस चीज का कॉम्बिनेशन है, स्ट्रेंथ एंड जंपिंग, स्ट्रेंथ एंड एजिलिटी, स्पीड एंड स्ट्रेंथ, और स्पीड एंड CRE। तो पावर क्या होता है, स्पीड और स्ट्रेंथ का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, P बराबर क्या होता है, W/T, मतलब वर्क आपने कितनी तेजी से आप वर्क कर रहे हैं एक गिवन टाइम में, ठीक है, तो उसको बोला जाता है पावर। ठीक है, गुड। अगला देखते हैं, टू बैलेंस सेंटर ऑफ ग्रेविटी शुड बी, टू बैलेंस सेंटर ऑफ ग्रेविटी शुड बी। अब आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो क्या होनी चाहिए कि आपका बैलेंस जो है बहुत अच्छा हो, वाइड काफी बड़ी, स्पीड एंड स्ट्रेंथ इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है इससे, हाई, हाँ इसको थोड़ा सा देख सकते हैं, अगर हमारी जो सेंटर वो हाई रहेगा तो भी बात नहीं बनेगी। आउटसाइड, आउटसाइड बेस ऑफ सपोर्ट, नहीं नहीं नहीं, ये भी नहीं होगा, तो ए आंसर इसका सही हो जाएगा। टू बैलेंस सेंटर ऑफ ग्रेविटी शुड बी, नहीं इसमें गलत ये लिख गया है मुझसे, प्लीज आप इसको करेक्ट कर लीजिए। किसी भी चीज की सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है बैलेंस तब जब को उसका बेस जो होगा वो काफी वाइड हो तब। ठीक है, तो इसमें स्पीड एंड स्ट्रेंथ आंसर नहीं रहेगा, क्योंकि स्पीड और स्ट्रेंथ का बैलेंस से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, बेसमेंट जितना ज्यादा चौड़ा होगा, या फिर ये आउटसाइड बेस ऑफ सपोर्ट की जगह इनसाइड बेस ऑफ सपोर्ट होता, तब इसका आंसर हम सी लगा सकते थे, लेकिन इस केस में ये क्या हो जाएगा, आप इसको करेक्ट कर लीजिए,
कि ये जो है आपका, ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। इसमें जो बेस जो है वो साइड काफी वाइड हो जाएगा, ठीक है। या फिर ये आउटसाइड की जगह अगर ये इनसाइड आपका अगर होता तब भी ये सही हो सकता था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग अकर्स एज द रिजल्ट ऑफ स्टॉपिंग ट्रेनिंग। मतलब व्हाट प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग अकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ स्टॉपिंग ट्रेनिंग, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, रिवर्सिबिलिटी। मतलब अगर आपने ट्रेनिंग करी है कुछ और ट्रेनिंग अगर आपने बंद कर दी तो आपने जो अचीव करा है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी स्ट्रेंथ थी मतलब 20 किलो वजन उठाने की, और ट्रेनिंग के थ्रू यू रीच अप टू 80 kg, then if you leave the training definitely your performance will go to decrease, it may lower than that of you achieved, ठीक है। तो इसमें रिवर्सिबिलिटी का प्रिंसिपल आ जाता है, ठीक है। हालांकि ये डायरेक्ट प्रिंसिपल नहीं होता है ट्रेनिंग का, ठीक है। ये किसके केस में है, जब हम ट्रेनिंग छोड़ देते हैं, ठीक, गुड। द ट्रांसफरिंग वेट इंक्रीज व्हाट, चांस ऑफ विनिंग स्ट्रेंथ, हाइट, पावर, एक्यूरेसी एंड डिस्टेंस। तो इसका कहाँ क्या हो जाएगा, सी आंसर इसका सही हो जाएगा। व्हाट टेस्ट मेजर्स स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को कौन सा टेस्ट जो होता है वो मेजर करता है, तो 1 rep मैक्स टेस्ट जो होता है वो इसको स्ट्रेंथ को मेजर करता है। ये मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन है तो इनमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए मैंने इनको उचित नहीं समझा कि इनका बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन दिया जाए, ठीक है। व्हाट टेस्ट मेजर स्ट्रेंथ को कौन मेजर करता है, 1 rep मैक्स। व्हाट इज योर एरोबिक ट्रेनिंग जोन, एरोबिक ट्रेनिंग जोन जो है वो कितने में होता है, 60 to 80% ऑफ मैक्सिमम हार्ट रेट, ये आपका एरोबिक ट्रेनिंग जोन रहेगा। एरोबिक मतलब जहां आप ऑक्सीजन यूज करें, मतलब इंड्यूर एक्टिविटी आप करें, ठीक है। व्हाट मेजर्स द रेंज ऑफ मूवमेंट अक्रॉस अ जॉइंट, ठीक है। व्हाट मेजर्स द रेंज ऑफ मूवमेंट अक्रॉस अ जॉइंट, हैंड ग्रिप नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, डायनामोमीटर का मतलब मसला ही नहीं बनता यहाँ पे, सिट एंड रीच टेस्ट, ठीक है। चलिए, व्हाट प्रिंसिपल ऑफ द ट्रेनिंग इंश्योर हाउ हार्ड यू वर्क, इंटेंसिटी मतलब कितनी हार्ड आप वर्कआउट कर रहे हैं, ये किस पे हो जाएगा, आपकी इंटेंसिटी से रिलेटेड हो जाएगा। व्हाट इज द एबिलिटी टू चेंज द डायरेक्शन, पहले ही हम कर चुके हैं इसको, एजिलिटी है इसका, ठीक है। 127, द टेस्ट, नेम अ टेस्ट टू मेजर CRE, CRE मेजर करने के लिए हम कौन सा करते हैं, 12 मिनट कूपर रन टेस्ट, ठीक है। व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ द फिटनेस अलाउ यू टू परफॉर्म कंटिन्यूअसली विदाउट टायरिंग, CRE, ठीक है। विच मेथड ऑफ ट्रेनिंग इंप्रूव मस्कुलर एंडोरेंस, को कौन इंक्रीज करता है, सिटअप से क्या होता है, आपकी एब्डोमिनल स्ट्रेंथ बढ़ती है। इंटरवल ट्रेनिंग मेथड और फर्टलैप ट्रेनिंग मेथड एक तरह से क्या करते हैं, एंडोरेंस को आपको इंक्रीज करते हैं, लेकिन मस्कुलर मस्कुलर एंडोरेंस जो होती है वो किससे होती है, सर्किट ट्रेनिंग से होती है। और सर्किट ट्रेनिंग मैंने आपको जब शायद हम फर्स्ट फर्स्ट वाला जो पेपर सीरीज हम कर रहे थे तो उसमें मैंने आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन किया था। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ अटैक यूज टू क्रिएट स्पेस विड्थ, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटी इज बैडमिंटन, बैडमिंटन क्या है, इंडिविजुअल डायरेक्टली कम्पिटिटिव, ठीक है। पिछला भी हमने अभी कुछ देर पहले एक क्वेश्चन किया था, तो इंडिविजुअल डायरेक्टली कम्पिटिटिव मतलब अगर आप अकेले डायरेक्ट किसी में कंपटीशन में भाग ले रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअली डायरेक्ट कम्पिटिटिव, ठीक है, गुड। व्हाट पीस ऑफ इक्विपमेंट इज डिजाइन टू इंक्रीज द रेसिस्टेंस फ्रिक्शन, देखिए इसमें क्या क्या है। गोगल्स हम जो यूज करते हैं स्विमिंग में बेसिकली, तो गोगल्स से क्या होता है, हमारी जो रेसिस्टेंस होती है वो कम होती है। माउथ गार्ड, उससे भी आपकी रेसिस्टेंस जो होती है वो कम होती है। या फिर माउथ गार्ड हम गम सील के रूप में अगर यूज करें वहां, तो वो क्या करती है, हमें सेव करती है एक तरह से, ठीक है, वो उसका फ्रिक्शन से लेना देना नहीं है। स्विमिंग कैप जो होती है वो क्या करती है, वो फ्रिक्शन को कम करती है। फुटबॉल बूट जो होते हैं उनमें नेल्स निकले हुए होते हैं नीचे, वो क्या करते हैं, फ्रिक्शन बढ़ाते हैं जिससे कि हम स्लिप नहीं करें, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर इसका सही हो जाएगा। 133वां क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ स्किल इज मेड अप ऑफ मैनी सब रूटीन्स, क्या होती है,
व्हाट टाइप ऑफ स्किल इज मेड ऑफ मेनी सब रूटीन्स, मतलब ये सब रूटीन्स में क्या करते हैं हम, छोटे छोटे उसमें डिवाइड करते हैं, उसमें कॉम्प्लेक्स चीजों को प्ले करते हैं, जिससे कि हम जब एक साथ बाई पार्ट मेथड के बाद बाई होल उसको किसी भी स्किल को परफॉर्म करें, तो वो उसको परफॉर्म करने में कोई भी हमें परेशानी नहीं है। ठीक है, 134 में देखते हैं, व्हाट प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग इंश्योर हाउ, कितना हार्ड वर्क आपने करा है वो कौन बताता है, आपकी इंटेंसिटी बताती है। 135, व्हाट मेथड ऑफ प्रैक्टिस अलाउ यू टू फोकस ऑन मूवमेंट, मूवमेंट में फोकस कौन थी, ये बात आप ध्यान रखिए बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, मूवमेंट पे फोकस जो करते हैं, जैसे आप बॉक्सिंग में शैडो प्रैक्टिस करते हैं, आप क्यों करते हैं, आप उसको धीमे धीमे करते हैं, आप देखो आराम से आप पंचिंग छोड़ते हैं ऐसे ऐसे करके, ताकि आपका जो मूवमेंट है वो फिक्स हो जाए। शैडो हम इसीलिए करते हैं ताकि, जैसे टेनिस में जब हम बैक हैंड फोर हैंड खेल रहे होते हैं, तो पहले हम बोलते हैं कि आप पर डे 1000 या मोर देन 1000 रैप करिए, किसके, शैडो प्रैक्टिस के, ताकि आपका जो मूवमेंट है वो क्या हो जाए, काफी स्मूथ हो जाए, राइट। तो फीडबैक शुड बी व्हाट, तो ये तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है कि आपका फीडबैक जो है वो पॉजिटिव और करेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, और ये बात और सही है, लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपको बहुत ज्यादा नहीं देनी है, नेगेटिव फीडबैक आपको बचना है, नेगेटिव फीडबैक से। आप अगर आपका प्लेयर कोई भी या आपका बच्चा, वो अगर आपका ट्रेनिंग बहुत अच्छा नहीं कर रहा है, तो उसको एक ऐसे बता दीजिए कि बेटे ये ऐसे नहीं होता है, ये नहीं है ठीक, लेकिन ये नहीं कि ये गलत है, तुम बहुत गलत कर रहे हो, तुमसे तो सही ही नहीं हो रहा है। The way is not like this, but if you want to deliver any kind of information to your training, you should be very careful by giving it into the form of positive and corrective, ठीक है। गिवन ड्यूरिंग नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन, ना ना ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बीच में ट्रेनिंग करने में उसको रोक दे रहे हो बाकायदा, क्योंकि वो अगर आप बीच बीच में रोक देंगे तो परेशानी क्या होगी कि वो ना तो पूरी स्किल परफॉर्म कर पाएगा, हो सकता है कि एक रेपिटेशन में उसने गलत किया, दूसरे रेपिटेशन में वो सही कर देता उसको, अगर खुद वो सेल्फ परसेप्ट करता तो इस ये ज्यादा बेहतर है कि लेट देम परफॉर्म, एंड यू दैट टाइम यू शुड ऑब्जर्व, एंड आफ्टर द परसेप्शन यू शुड गिव इन द फीडबैक इन पॉजिटिव एंड करेक्टिव मैनर। ठीक है, अगला देखते हैं, हु इंश्योर्स द रूल ऑफ स्पोर्ट्स आर एडेयर टू, कौन जो है रूल स्पोर्ट्स के तय करता है, रेफरी। अकॉर्डिंग टू द रूल्स द कलर ऑफ फुटबॉल गोल पोस्ट एज, ये तो फैक्ट वाला क्वेश्चन है कि गोल पोस्ट का कलर जो होता है वो व्हाइट होता है। ठीक है, चलिए बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू वॉलीबॉल, बोनस लाइन, सर्विस लाइन, अटैक लाइन। ठीक है, अभी आप देखिए बोनस लाइन जो होती है वो किस में होती है, कबड्डी में होती है। ठीक है, और सर्विस लाइन और अटैक लाइन ये दोनों लाइनें आपकी मौजूद होती है किसमें, वॉलीबॉल में। ठीक है, जहां से अटैक लाइन, जहां से स्पाइकर जो है मतलब स्पाइक करता है। ठीक है, चलिए बढ़िया, बहुत अच्छे। द कार्डियो रेस्पिरेटरी कैपेसिटी इज रिलेटेड टू, कार्डियो रेस्पिरेटरी कैपेसिटी किससे रिलेटेड होती है, स्ट्रेंथ से रिलेटेड नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी से नो, एजिलिटी नो, इंडोरेंस से रिलेटेड होती है, क्योंकि कार्डियो की बात जब भी आती है हम लॉन्ग एक्टिविटीज करते हैं। अच्छा, कार्डियो बेसिकली आज के टाइम में बहुत पॉपुलर है, जैसे आपने क्या किया, धीमे धीमे आप डांस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रूब्रिक्स और डांस में काफी यूज इसलिए भी होता है क्योंकि डांस लोग आराम से करते रहते हैं और वो लंबे समय तक एक्टिविटी परफॉर्म करते रहते हैं, जिससे फैट बर्न में भी ये एक्सरसाइजेज जो है वो काफी इफेक्टफुल साबित हो रही है अभी के टाइम में। ठीक है, चलिए बेहतरीन। विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स टीम कंसिस्ट ऑफ बोथ मेंस एंड वीमेंस प्लेयर, अच्छा ये इस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए। कॉर्फ बॉल, नेट बॉल, हैंडबॉल और सॉफ्ट बॉल, विच ऑफ द फॉलोइंग गेम टीम कंसिस्ट ऑफ बोथ मेंस और वीमेंस, दोनों ही, ये किसमें होते हैं, सॉफ्टवेयर में मेंस और वीमेंस दोनों ही लोग खेलते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि स्पेशली फॉर मेंस स्पेशली फॉर वुमेन्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाउ मेनी टाइप ऑफ जॉइंट्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट बेसिकली ऑफ 3 टाइप ऑफ जॉइंट्स। एक तो ये होता है फिक्स जॉइंट, ठीक है, और इसको बोलते हैं इमूवेबल जॉइंट, मूवेबल जॉइंट सेकंड टाइप, एंड थर्ड टाइप इज फ्रीली मूवेबल जॉइंट। ठीक है, तो इनको सिंडोर्स सिंडोर्स एम्पियार्थ्रोसिस, गोम्फोसिस और सिनार्थ्रोसिस,
और एम्फिआर्थ्रोसिस। तो इनको ऐसे भी बोला जाता है, मूवेबल, इमूवेबल और फ्रीली मूवेबल। तो ये 3 टाइप के जॉइंट हमारी बॉडी में होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी एंट्रीज अलाउ पर इवेंट इन एथलेटिक्स इन ओलंपिक्स। ओलंपिक्स में 3 एंट्री अलाउ होती हैं, मतलब एक प्लेयर जो है वो 3 अलग अलग एथलेटिक्स के इवेंट्स जो है उनमें पार्टिसिपेट कर सकता है, रिले को छोड़ के। रिले को एज ए इवेंट कंसीडर नहीं किया जाता है इन केस ऑफ इफ द प्लेयर इज पार्टिसिपेटिंग इन वेरियस स्पोर्ट्स और मोर देन वन स्पोर्ट। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखते हैं, पेले इज रिलेटेड टू विच गेम। ये काफी, पेले जो है वो क्या है, बहुत ही फेमस प्लेयर रहे हैं, और ये किसके रहे हैं, फुटबॉल के प्लेयर रहे हैं। ठीक है, बाई विच हार्मोन हाई ब्लड शुगर लेवल कैन बी कंट्रोल्ड इन स्टोमक। अच्छा, इसको आप थोड़ा समझ लीजिए। थायरोक्सिन से कोई इसका लेना देना ज्यादा होता नहीं, ग्लूकोज और इंसुलिन। अब ये देखिए, हाई शुगर लेवल जो है होता है वो उसको कौन कंट्रोल करता है, आपका इंसुलिन। ठीक है, हाई ब्लड शुगर लेवल, अगर ब्लड में शुगर लेवल हाई है तो इंसुलिन क्या करता है, उसको कम करके नॉर्मल लेवल पे लेके आता है। अब आपके लिए क्वेश्चन एक और है कि इसमें एक और हार्मोन होता है जो ब्लड में शुगर का लेवल अगर कम है तो वो क्या करता है, वो शुगर के लेवल को ऊपर उठा के लाता है। ठीक है, और उसको बैलेंस करता है। तो आपको कमेंट बॉक्स में ये मुझे लिख के बताना है कि उस हार्मोन का क्या नाम है। ठीक है, जो लो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। ठीक है, हाई ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कौन करता है, इंसुलिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंसुलिन। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में एक आंसर देना है कि लो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कौन करता है, आप उस हार्मोन्स का नाम लिख के बताएंगे। ठीक है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 147, फटीग कम्स ड्यूरिंग ट्रेनिंग ड्यू टू। अच्छा, फटीग जो है वो किसकी वजह से आती है, लैक्टिक एसिड। क्योंकि हमारे यहाँ H पॉजिटिव आयन का हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अगर H पॉजिटिव आयन ऑप्शन में दिया होता, ठीक है, तो फिर हम उसका आंसर जो है वो क्या लगाते, H पॉजिटिव आयन। ठीक है, द आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज इज वन इन विच द मसल लेंथ इज। अब देखिए आइसोमेट्रिक, आप उसके नाम से देखिए, आइसो मतलब सेम, मैट्रिक मतलब शेप। अगर शेप जो है वो कांस्टेंट रहेगी, मतलब एक ही जैसी रहेगी, ना बढ़ेगी ना घटेगी, तो वो कौन सी होंगी, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। तो ये आंसर इसका हो जाएगा। अच्छा, साइबर मशीन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। अच्छा, इस बात को आप देख लीजिए, साइबर मशीन क्या होती है, बेसिकली आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन के साथ डील करती है। ठीक है, आइसोमेट्रिक में कोई भी चीज मतलब ना घटती है ना बढ़ती है। आइसोटोनिक में टोन जो होती है वो सेम रहती है, मतलब प्रेशर अप्लाइंग ऑन ए पर्टिकुलर एरिया ऑफ द मसल्स विल रिमेन सेम ड्यूरिंग द एक्टिविटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द आइसोकाइनेटिक मेथड ऑफ ट्रेनिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। आइसोकाइनेटिक मेथड जो है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो इस आइसोकाइनेटिक मेथड जो है वो कौन सा होता है, इसमें काइनेटिक्स जो गतिकी रहती है, ठीक है, जो मूवमेंट रहता है, मूवमेंट स्पीड जो रहती है वो क्या रहेगी, वो सेम रहती है ड्यूरिंग फिजिकल एक्सरसाइज। ठीक है, इसमें मसल शॉर्टन भी होती है, मसल लेंथन भी होती है, बट द स्पीड रिमेन्स सेम थ्रू आउट एक्सरसाइज प्रोसेस। ठीक है, and it was introduced by J.J. Perrine. Right? Now this is the last question of this class. The pushing against the wall या stationary wall example of। अगर हम किसी भी वॉल को धक्का दे रहे हैं तो वो किस तरह की एक्टिविटी होगी। कई एक बुक्स में, कई एक ऑनलाइन पेपर्स में इसका आंसर जो है वो गलत पड़ा हुआ है। इसका आंसर क्या होगा, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है, जहाँ पे हम किसी बॉल को धक्का दे रहे हैं या कुछ भी काम हम कर रहे हैं और हमारी जो मसल की शेप है वो रिमेन रह रही है सेम। तो फिर क्या हो जाएगा, वो आपका आंसर वहां पे क्या हो जाएगा, आइसोमेट्रिक हो जाएगा। और इसी केस में अगर फॉर एग्जांपल आपकी जो जो मसल आपकी यूज हो रही है, मसल लेंथन हो रही है और शॉर्टनिंग भी हो रही है, उसके साथ लेंथनिंग और शॉर्टनिंग के बावजूद उसकी जो डायनामिक्स है वो मतलब जो उसकी स्पीड है वो अगर सेम रह रही है तो उसको आइसोकाइनेटिक बोलते हैं। अगर
टोन जो है वो सेम रह रही है मसल की, तो उसको आइसोटोनिक एक्सरसाइज बोलते हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। तो ये आज की जो सीरीज थी, अब सीरीज 3 हम शुरू करेंगे। सीरीज 2 की सारी जो क्वेश्चंस थे वो आज खत्म हो गए। तो चलिए आज की क्लास के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।